नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है, पिछले वर्ष 2 अक्टूबर से जन सुराज अभियान के तहत गांधी भितिहरवा आश्रम पश्चिम चंपारण से हम लोगों ने ये राज्यव्यापी पदयात्रा शुरू करी है। शुरुआती अनुमान था कि 3500 किलोमीटर के आसपास हम लोग चलेंगे पूरे बिहार में, लेकिन अभी तक का जो अनुभव रहा है पिछले 6 महीनों में, ऐसा लगता है कि 6-7 हज़ार किलोमीटर भी शायद कम पड़ेगा। और करने में इसको 1-1.5 साल का शुरू में अनुमान लगाया था, तो मुझे लगता है कि 1.5 साल से कम में तो नहीं होगा, क्योंकि 6 महीने से चल रहे हैं और ये अभी 5वां जिला है। अभी छपरा अकेले में मैं 10-12 दिन और रहूँगा। अभी तक के जो अनुभव हैं, छपरा विशेष से जो जुड़ी हुई बातें हैं वो भी आपसे साझा करेंगे, लेकिन अभी तक का जो अनुभव है उसका एक सार आपको बता देता हूँ संक्षिप्त में। फिर छपरा के जो 2-4 विशेष बिंदु हमारे ध्यान में लाए गए हैं वो साझा करेंगे। फिर उसके बाद आप जो प्रश्न उत्तर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अभी तक एक 6 महीने पैदल चलने के बाद करीब 1500 से ज़्यादा गांवों में हम लोग पैदल चल के गए हैं। बेरोजगारी और पलायन बिहार के लोगों की नज़र में सबसे बड़ी समस्या है, और ये बात जानने के लिए आपको 1500 गांव में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बात तो सबको मालूम है, लेकिन गांव में जाने के बाद 6 महीने पैदल चलने के बाद इस समस्या के विकरालता का अनुभव हुआ है। कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें 40-50% नवयुवक बाहर के राज्यों में पढ़ाई के लिए, मजदूरी के लिए, नौकरी के लिए नहीं गए हैं। कई लोगों को, हम लोग को ये भी लगता है कि पलायन जो है वो गरीब तबके की समस्या है, बेरोजगारी गरीब तबके की समस्या है। लेकिन पैदल चलने के बाद मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ कि बेरोजगारी और पलायन जितनी बड़ी गरीब लोगों के लिए समस्या है, उतनी ही बड़ी समस्या ये मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए भी है। जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, आर्थिक नज़रिए से, आर्थिक तौर तरीके से ठीक ठाक हैं, उनके लिए भी उनके बच्चों की रोजगार एक बहुत बड़ी चिंता है। जहाँ तक पलायन का सवाल है, जो गरीब तबका है वो तो मजदूरी के लिए जा रहा है, लेकिन जो आर्थिक रूप से मजबूत लोग हैं उनके बच्चों को भी पलायन करना है, क्योंकि उनको भी पढ़ाई के लिए बाहर ही जाना है। अगर नौकरी उनको मिल भी गई तो भी उनको बाहर ही रहना है। इसका जो सामाजिक पहलू है कि बिहार में परिवार का एक यूनिट के तौर पर रहना वो करीब करीब असंभव ही है। शायद ही कोई परिवार है जहां माता पिता, पति पत्नी, बाल बच्चे एक साथ रह रहे हैं। हर व्यक्ति के परिवार में कोई ना कोई, चाहे पढ़ाई के लिए, मजदूरी, नौकरी के लिए, दवाई के लिए, उसको बाहर ही जाना है। तो बहुत कम ऐसे परिवार मिलते हैं जहां लोग बताते हैं कि होली दशहरा में भी वो परिवार के साथ रह रहे हैं। ये बहुत बड़ा सामाजिक पहलू है, ये इतनी बड़ी त्रासदी है। देखिए, मैं पैदल चल रहा हूँ तो कई लोग बता रहे हैं भाई घर परिवार छोड़कर 1 साल 1.5 साल पैदल चलेंगे, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बिहार के ज़्यादातर परिवारों की ये सच्चाई है। परिवार में जो पुरुष वर्ग है वो साल भर 2 साल में कभी 1 बार 2 बार ही अपने परिवार के साथ आकर रहने का उसको अवसर है। 10 दिन 15 दिन लोगों ने इसको नियति मान लिया है कि ऐसे ही होगा। पूरे जीवन आप अपने बच्चों को बड़ा होते हुए नहीं देखते हैं। अपने पूरे जीवन काल में अगर आपके माता पिता बूढ़े हैं तो आपको उनके साथ रहने का अवसर नहीं है। आप साल में 10 दिन 15 दिन 20 दिन रह रहे हैं। अगर आपके बच्चे आपके सामने बड़े हो रहे हैं तो आपके पास ये अवसर नहीं है कि वो कॉलेज यहीं पर हो, बच्चा यहीं पर पढ़े, यहीं पर नौकरी करे। कहीं ना कहीं वो जो पलायन का दंश है वो सबको डस रहा है। दूसरी जो बड़ी समस्या है वो किसानी की है, खेती किसानी की, क्योंकि बिहार में किसान और खेती इतना बड़ा मुद्दा है। एक बड़ा जनसंख्या का एक बड़ा भाग जो है वो किसानी पर निर्भर है। तो किसानों की जो यहाँ बदहाली है उसको समझने के लिए आपको 3 स्ट्रक्चरल बातें समझिए, यहाँ किसानों की हालत क्यों खराब है। सबसे पहली जो समस्या है वो भूमि से जुड़े हुए जो कानून हैं, भूमि सुधार नहीं होने की वजह से आज़ादी के बाद बिहार में समाजवाद, सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति तो हुई है, लेकिन भूमि सुधार की दिशा में कोई प्रयास नहीं हुआ है। उसका कारण, उसकी वजह से देश में 38% के मुकाबले बिहार में 60% लोग भूमिहीन हैं। मतलब जो 100 लोग बिहार में रहते हैं उसमें 60 आदमी के पास 1 धूर जमीनें नहीं है। जो 40 लोग जमीन जिनके पास है उनमें से भी 40 में से 35 लोग ऐसे हैं जो 2 बीघे से कम के मालिक हैं, बहुत छोटे किसान हैं। तो बिहार में ज़्यादातर जो खेती है वो कमाने वाली खेती नहीं है,
वो खाने वाली खेती है। खेती आमदनी का जरिया नहीं है, खेती पेट भरने का जरिया है। आंकड़े बता रहे हैं कि 100 में 5 आदमी ही ऐसा है जो खेती किसानी करके आमदनी कर रहा है, आमदनी उसके लिए जरिया। जैसे हम लोग देखते हैं रोड पर चलते हुए, आप लोग देखते हो गांव देहात में भी, यहाँ गेहूं आपने रोपा है तो उसमें सरसों तीसी आपने छींट दिया। वो सरसों तीसी आप इसलिए उगा रहे हैं कि घर में आपको तेल न खरीदना पड़े, इसलिए नहीं उगा रहे हैं कि सरसों बेचकर कोई पैसा कमाएंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या है भूमि सुधार का, यहाँ पर कोई प्रयास न होना। दूसरी जो बड़ी स्ट्रक्चरल किसानों के साथ प्रॉब्लम है वो पानी का, जल प्रबंधन को लेकर जो कुव्यवस्था है। आधा बिहार बाढ़ से प्रभावित है और जो आधा बच गया उसमें करीब करीब 30% जमीन सूखे से प्रभावित है, वहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं है। और कुछ और जो जमीन है वो नदियों के कटाव या जल जमाव, जो चवर वाली स्थिति है। खासकर मैं 2 जिलों में चल रहा हूँ, आपके छपरा में, तो मुझे लग रहा है कि हर प्रखंड में हजारों एकड़ जमीन जल जमाव, जिसको चवर आप लोग कहते हैं, उसकी वजह से बर्बाद पड़ी हुई है। तो पहला है भूमि सुधार का लागू न होना, खेती का खाने वाली खेती होना, कमाने वाली खेती न होना। दूसरा है जल प्रबंधन कुव्यवस्था जो है, और इसको आंकड़ों में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिहार देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 10 साल में सिंचित भूमि 10-11% से कम हो गई है। मतलब आज से 10 वर्ष पहले अगर 100 एकड़ में सिंचाई की सुविधा थी तो आज वो घट के 79 एकड़ रह गई, 89 एकड़ रह गई है। ऐसा इसलिए हुआ है कि जो नहर पहले बनाए गए, जो नलकूप की व्यवस्था की गई, वो रख रखाव के अभाव में वहाँ अब वो सिंचाई की सुविधा के लिए कामयाब नहीं है। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है किसानों की यहाँ, वो है इन सारी परेशानियों के बाद जो किसान उपजाता है उसको उसका दाम नहीं मिलता है। पिछले 6 महीने से मैं पैदल चल रहा हूँ, तो इसी दौरान धान की कटाई हुई है, गन्ने की कटाई हुई है, अभी तो गेहूं की कटाई अभी होने वाली है 10 दिन में। इन पूरे 6 महीने में पश्चिम चंपारण से लेकर पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, छपरा, सिवान, हर जगह लोगों ने यही बताया है कि धान उन्होंने 1200 से 1500 रुपये क्विंटल के दर पर बेचा है, जबकि धान का आधिकारिक मूल्य है 2050 रुपया। तो गन्ने की केस में भी यही हालत है। चूंकि 30 से ज़्यादा मिल सारण और चंपारण प्रमंडल में बंद पड़ी हुई है, तो ज़्यादा जो 2, 4, 5 मिल चल रहा है उनकी मनमानी है। जो रेट पे वो लेते हैं वही रेट आपको देना है। अगर माप तौल में 5 क्विंटल की घटतौली होनी है तो घटतौली होगी। वेराइटी वाली जो गन्ना है उसको कम दाम पर लिया जा रहा है, उसमें भी कोई मदद नहीं है। तो किसानों को फसलों की कीमत का न मिलना वो इतनी बड़ी समस्या है। आपको एक आंकड़ा बता रहा हूँ। हम लोग समझते हैं कि पंजाब में किसान जो है वो बहुत धनी है, बेहतर है बिहार के किसान के मुकाबले। तो पंजाब में पिछले 10 साल में औसतन 70% धान और 70% से ज़्यादा गेहूं सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। बिहार में पिछले 10 वर्ष में 13% धान और 1% गेहूं सरकारी मूल्य पर खरीदा गया है। मतलब 87% धान और 99% गेहूं समर्थन मूल्य से बहुत कम दाम पर मार्केट में लोगों को बेचना पड़ा है। इसका आर्थिक अगर आकलन आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फसलों के सही दाम नहीं मिलने की वजह से बिहार के किसानों का करीब 20 से 25 हजार करोड़ रुपए का हर साल का नुकसान हो रहा है। तो ये जो 3 बड़ी समस्या मैंने बताया आपको, किसानों की बदहाली के लिए जो जिम्मेवार है, भूमि सुधार का लागू न होना, जल संसाधन जल प्रबंधन के क्षेत्र में जो कुव्यवस्था है, और तीसरा फसलों का दाम का न मिलना। इसके साथ जो तात्कालिक समस्या किसानों की है कि यूरिया 277 की जगह 500, 600, 700 रुपये में मिल रहा है, उसकी कालाबाजारी हो रही है, बीज नहीं मिल रहा है, वो तो है ही। बेरोजगारी, पलायन और खेती के बाद जो तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा लोग बता रहे हैं वो है शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना। बिहार में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, ये तो सबको मालूम है। ज़्यादातर लोग इसको शिक्षकों की गुणवत्ता से जोड़कर देखते हैं कि शिक्षकों की क्वालिटी खराब है। इस बात में कुछ सच्चाई भी है। मैं एक कोर्ट का ऑर्डर देख रहा था, उसमें बिहार हाई कोर्ट ने, पटना हाई कोर्ट ने बताया 77,000 से ज़्यादा शिक्षकों के बारे में बताया गया है कि वो फर्जी डिग्री लेकर शिक्षक बने हुए हैं। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन शिक्षकों की गुणवत्ता सिर्फ एक पहलू है। शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त होने के पीछे मेरी समझ से सबसे बड़ा कारण है
विद्यालयों, शिक्षकों और बच्चों का समायोजन न होना। मतलब जहाँ पर विद्यालय बने हुए हैं वहाँ पर शिक्षक नहीं है, जहाँ शिक्षक हैं वहाँ विद्यालय बिल्डिंग क्लासरूम नहीं है, जहाँ दोनों है वहाँ बच्चे ही नहीं हैं। मैं आपको तीनों का एग्जाम्पल दे देता हूँ। जो जितने गांव-गांव में विद्यालय खुले हुए हैं वहाँ पर तो खाली खिचड़ी बट रही है, कहीं पर भी वहाँ छात्रों के संख्या के हिसाब से शिक्षकों की संख्या नहीं है। कहीं 4 शिक्षक हैं, 1200 बच्चे हैं, कहीं 1200 बच्चे हैं, वहाँ पर 10 ही शिक्षक हैं, जो मुख्य सब्जेक्ट है उसके शिक्षक ही नहीं है। दूसरा, कई जगह ऐसे हैं जहाँ शिक्षक हैं लेकिन बिल्डिंग ही नहीं बनी है। तीसरा, ये जो कॉलेज हैं जहाँ विद्यालय, जहाँ पढ़ने की बिल्डिंग है, कैंपस है, वहाँ शिक्षक भी हैं, वहाँ प्रोफेसर लेक्चरर भी हैं, वो तो शिक्षा मित्र नहीं है, नियोजित शिक्षक नहीं है। और बड़ी संख्या में बच्चे भी हैं लेकिन वहाँ वो भी पढ़ने नहीं आ रहे हैं क्योंकि कॉलेज में भी पढ़ाई नहीं हो रही है। तो एक शब्द में मैं अगर कहूँ तो विद्यालयों में खिचड़ी बट रहा है, कॉलेज से डिग्री बट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। और मेरा मानना है कि नीतीश कुमार जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना पिछले 5-7 सालों में, ये शायद उनके शासनकाल का सबसे काला अध्याय है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल एक अच्छी सरकार बिहार में आ जाए, सड़क टूटी हुई है तो सड़क बन जाएगी, लेकिन जो व्यक्ति, जो पीढ़ी इस शिक्षा व्यवस्था की वजह से और अशिक्षित रह गई, अब अगर अच्छी सरकार आ भी जाए तो उसको पूरे जीवन शिक्षित समाज के पीछे ही चलना है। इन 3 मुद्दों के बाद जो 4 केंद्र सरकार की बड़ी योजनाएं चल रही हैं उस पर मैं टिप्पणी करना चाहूँगा। पहली योजना है, जो सबसे बड़ी योजना है, वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, जिसमें लाभार्थियों को 5 किलो हर महीने अनाज मिलना है। इस पूरे योजना में बिहार में लाभार्थियों को 5 किलो नहीं 4 किलो अनाज ही मिल रहा है और ये 20% की चोरी जनप्रतिनिधियों और अफसरों के बीच में मिली भगत से बांटा जा रहा है। हर महीने प्रखंड के स्तर पर जो 15,000 से 25,000 क्विंटल अनाज आ रहा है उसमें से 40 रुपये औसतन प्रति क्विंटल के दर से भ्रष्टाचार के नाम पर काटा जा रहा है और ये पैसा जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच में बंट रहा है। ज़्यादातर जगह पर लोग बताते हैं कि जनप्रतिनिधियों में वहाँ के लोकल विधायक भी शामिल हैं, उनका भी बाजाप्ता इसमें हिस्सा है। दूसरी बड़ी योजना जो केंद्र सरकार की जिसकी चर्चा रहती है वो है स्वच्छ भारत अभियान, जिसके तहत हर घर में शौचालय बनाने की बात कही गई है। तो 1500 गांव में पैदल चलने के बाद मैं बिल्कुल आपको विश्वास से बता रहा हूं कि खुले में शौच आज भी बिहार के ज़्यादातर गाँव की सच्चाई है। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां से निकलते वक्त हम लोग को नाक पर गमछा न बांधना पड़े। लोग बताते हैं कि शौचालयों के नाम पर लाभार्थियों से 2000 रुपये प्रति शौचालय लिया गया है और शौचालय बनाया गया या नहीं बनाया गया, उसका उपयोग किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, उसकी चिंता किसी ने नहीं की। अधिकारियों ने और जनप्रतिनिधियों ने मिल बैठकर ODF सर्टिफिकेट जारी कर दिया, ये ODF कहीं नहीं लागू है। तीसरी जो बड़ी योजना है केंद्र सरकार की वो है आवास की योजना। गांव में हम लोग जब चल रहे हैं तो ज़्यादातर हम लोग को इंदिरा आवास योजना के लोग ही मिलते हैं। जो नई योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके लाभार्थी बहुत कम है क्योंकि ज़्यादा लोगों को ये मिला ही नहीं है। लेकिन जिनको ये योजना का लाभ मिल रहा है, जिसके तहत उनको 1,40,000 रुपये मिलना है, वो ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर बता रहे हैं लोग कि उनको इस योजना के लिए 20 से 40,000 रुपये भ्रष्टाचार के तौर पर, PC के तौर पर, घूस के तौर पर देना है। जहाँ पर जनप्रतिनिधि पैसा नहीं ले रहे हैं आवास योजना में, वहाँ पर भी अधिकारी का जो 20,000 25,000 का जो शेयर है वो तो लगना ही लगना है। कुछ जगहों पर जहाँ जनप्रतिनिधि भी पैसा ले रहे हैं वहाँ लोगों को 40,000 रुपये तक इसमें देने पड़ रहे हैं। इसके बाद चौथी जो बड़ी योजना है जिसने मुझे आश्चर्यचकित किया है जमीन पर, वो है मनरेगा, जो कि मेरी अपनी समझ थी कि बिहार में जब हम लोग आएंगे तो इतने बड़े भूमिहीनों की संख्या है, गरीबों की संख्या है, तो मुझे बहुत बड़े पैमाने पर मनरेगा से जुड़े हुए लोग या काम देखने को मिलेगा। मैं पिछले 6 महीने के अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ कि मुझे अभी तक कोई मनरेगा का सक्रिय काम नीचे दिखाई नहीं। कहीं कहीं लोग बताते हैं कि आंगनवाड़ी सेंटर में मनरेगा का उपयोग हुआ है, कहीं लोग वृक्ष के बारे में बताते हैं कि ये पेड़ 5 वर्ष पहले मनरेगा में लगाया गया था, लेकिन सक्रिय तौर पर मनरेगा के अंतर्गत काम करते हुए लोग मुझे कहीं नहीं दिखे। जनप्रतिनिधि
ज़्यादातर जगहों पर यही बता रहे हैं कि करीब करीब ये योजना बंद ही हो गई है, और ये आंकड़ों में भी दिख रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा में बिहार का यूटिलाइजेशन 39% था। मतलब अगर हम लोग 100 रुपया मनरेगा में केंद्र से ला सकते थे, तो अपनी लापरवाही और सुस्ती की वजह से सिर्फ 39 रुपया ही लेकर आए, और जो पैसा यहाँ आया उसमें लोग बता रहे हैं कि 40 से 50% की दर से मनरेगा में पीसी काटा जा रहा है। मनरेगा में पीसी का दर सबसे ज़्यादा है। तो मतलब 10 रुपया में 4 रुपया ही लेकर आए, और जो 4 रुपया आया उसमें भी 40% चोरी कर गए। तो ये 4 जो केंद्र सरकार की बड़ी योजनाएं हैं उस पर मेरी टिप्पणी थी। इसके अलावा जो बिहार सरकार के काम हैं उस पर मैं संक्षिप्त में आपको 5 मिनट में बताऊंगा। बिहार सरकार की योजनाएं जो हैं ज़्यादातर वो 7 निश्चय योजना से जुड़ी हुई हैं।